नमस्कार। एक बार फिर आपका केमिस्ट्री एजुकेशन हम में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पार्ट है न्यूमेरिकल पार्ट। जो पीछे हमने विलियन चैप्टर किया था उस विलियन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे पहला न्यूमेरिकल। 20 ग्राम यूरिया को 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन में यूरिया की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। यानी जो पूछा गया है आपको वो पूछा गया है वेट बाय वेट परसेंटेज। तो सबसे पहले हमें ये लिखना है कि सवाल में दिया क्या गया है। दिया गया है विलेय का भार। विलेय का जो भार दिया गया है वो 20 ग्राम। 20 ग्राम यूरिया को 160 ग्राम जल में, यानी विलायक का भार दिया गया है 160 ग्राम और पूछा गया आपको वेट बाय वेट। हम वेट बाय वेट के फॉर्मूले पे चलते हैं तो फॉर्मूला होता है वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय का भार अपॉन विलयन का भार इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है वेट बाय वेट का। विलेय का भार दिया है 20 ग्राम और पूछा गया है विलयन का। हमें दिया गया है यहां विलायक का, तो विलयन का करेंगे तो हम जानते हैं कि विलयन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, यानी 160 प्लस 120 इज इक्वल टू 180। विलयन का भार कितना आ जाएगा 180 और इनटू आ जाएगा 100। हम क्या करें इस जीरो से इस जीरो को काट दें। यदि आपको और भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आगे सॉल्व कर लेना आराम से। यदि आप इसको सॉल्व करते हो सवाल को तो आपको जो आंसर मिलेगा 11.11 वेट बाय वेट परसेंटेज। सॉल्व करना बड़ा आसान है। ये ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 200/18। 200/18 को हम सॉल्व करेंगे तो लगभग आंसर आएगा 11.11 वेट बाय वेट परसेंटेज। दूसरे सवाल की बात करते हैं। 15% वेट बाय वेट। ये थोड़ा सा पीछे टॉपिक का सवाल है लेकिन थोड़ा संबंधित इससे है तो बताना जरूरी है। 15% वेट बाय वेट H2SO4 की मोललता ज्ञात करो। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 15% का मतलब क्या है। 15% का मतलब है कि हमारे पास 15 ग्राम विलेय है, यानी 15 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन के अंदर घुला हुआ है। 15 ग्राम विलेय है 100 ग्राम विलयन में क्या हुआ है घोला गया है। 15% का मतलब यही होता है। 15 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में घुला, इसका मीन्स तो यही है। अब हम क्या करें 15% आपको पूछा गया है मोललता, तो विलेय आ जाएगा विलेय का भार इज इक्वल टू आ जाएगा 15 ग्राम। तो विलायक का भार विलायक का 100 ग्राम, 100 ग्राम में से 15 गया, यानी 100 माइनस हम क्या कर दें 15 तो आ जाएगा 85। विलायक आ जाएगा 85। और H2SO4 का अणुभार होता है 98 होता है। जोड़ लेना आप H2SO4 का अणुभार। तो मोललता इज इक्वल टू होता है, हमने पीछे पढ़ा है, विलेय की मात्रा इंटू विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार इंटू 1000 ग्राम। पूरा फॉर्मूले में रखें
विलय हो गया 15 ग्राम, 15/98 इंटू 85 इंटू 1000। इसको यदि आप सोल्व करते हो तो पूरे सवाल को, तो आपको जो आंसर मिलता है वो मिलता है 1.5। कितना मिलता है? 1.5। इसको सोल्व कर लेना, 15 ये 85 से कट जाएगा, आप इसको आराम से, बड़ा आसान है। तीसरा दिया गया, पूछा गया आपको 20 ml एथिल एल्कोहल 160 ml H2O में घुला है, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। यानी ये पूछा गया है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है विलय का आयतन, विलय का आयतन अपूर्ण विलयन का आयतन। बड़ा आसान सवाल है। विलय का आयतन कितना दिया है आपको? 20 ml। कितना दिया है? विलय का आयतन दिया है आपको 20 ml अपूर्ण विलयन का हो जाएगा, ये तो विलायक हो गया 160 और ये 20, ये हो जाएगा 180। 180 इंटू 100। आप फॉर्मूले में रखो, इसको भी सोल्व करो, लगभग उत्तर इसका आएगा 11.11। इसी प्रकार अगला सवाल दिया है 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया है, तो विलयन की वेट बाय वॉल्यूम ज्ञात करो। यानी सीधी सी मतलब यही है कि आपको दिया गया है, क्या बताया गया है? विलय का भार बताया गया है आपको 10 ग्राम। ध्यान से समझिएगा। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया गया है 500 ml। कितना दिया गया है? 500 ml। पूछा गया है वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू 500 ml किया गया है, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करो। तो आप क्या करो, विलय दिया गया आपको कितना? 10 ग्राम। जो विलयन का जो आयतन खुद ही दिया गया है 500, कितना दिया गया है? 500 ml, और इनटू कर दो आप 100। 2 जीरो से यहां से 2 जीरो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। इसको आप काटोगे तो आंसर आएगा इसका 2% वेट बाय वॉल्यूम। कितना आएगा? 2% वेट बाय वॉल्यूम। तो ये थे इसके 3 सवाल थे, 4 सवाल थे। इसके बाद कुछ और सवाल हैं, वो भी नेक्स्ट पढ़ेंगे। 4 सवालों को आराम से देख लो, 4 सवाल लिखे हैं। 4 सवाल के बाद नेक्स्ट सवाल, इसके 4-5 सवाल हो रहा है, उसको पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हुए कुछ न्यूमेरिकल और दिए गए आपको। सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया है। इस विलयन का घनत्व दिया गया है इतना। ध्यान से देखिएगा सवाल को। ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात करो। वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात करो। दिया क्या गया आपको? विलय का भार दिया गया है। विलय का भार आपको दिया गया है 11 ग्राम। कितना दिया गया है? 11 ग्राम। आयतन आपको दिया गया है 500 ml। कितना दिया गया है? 500। लेकिन सवाल में आपको घनत्व भी दिया गया है, तो घनत्व से हम द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं D बराबर होता है m/v। हमें m चाहिए, D दिया है, v दिया है, तो m बराबर हो जाएगा D इंटू v। क्रॉस ले जाएंगे। D दिया है आपको 1.1 और v आ जाएगा 500। इसको यदि आप गुणा करते हो तो लगभग आपको जो m मिलेगा वो मिलेगा 550 ग्राम। कितना मिलेगा? 550 ग्राम। यानी विलयन का द्रव्यमान या विलयन का जो भार है आपको 550 ग्राम मिलेगा, क्योंकि हमें आयतन दिया गया था, भार नहीं दिया गया है। तो
अब वापस चलते हैं सवाल के ऊपर। हम जानते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार अपोन विलियन का भार इंटू 100। विलेय का भार दिया गया आपको 11 ग्राम, विलियन का भार आ गया 550 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये आ जाएगा 110/55 और इसका आंसर आएगा 2%। 55 को काट देना, इससे 2 पे चला जाएगा, तो आपका जो वेट बाय वेट परसेंटेज आएगी वो आएगी आपको 2% वेट बाय वेट परसेंटेज। अगला सवाल है 20 ml एल्कोहल को 80 ml जल में घोलने पर। अगला सवाल दिया है 20 ml एल्कोहल को, सवाल साफ कर रहा हूं ऊपर वाला, थोड़ा दिख जाएगा आपको ढंग से। दोबारा देखिए, 20 ml एल्कोहल को 80 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलियन में एल्कोहल की वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करो। यानी दिया है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना दिया आपको 20 ml। दूसरा सवाल कर रहा हूं 20 ml, विलायक का आयतन कितना दिया है, विलायक का आयतन आपको दिया है 80 ml। हमें तो चाहिए विलियन का आयतन, विलियन का आयतन आ जाएगा 100 ml, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे। अब सवाल 20 को ले जाओ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन अपोन विलियन का आयतन इंटू 100। विलेय का कितना दिया है 20, विलियन का हो जाएगा 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 क्या जाएगा कैंसिल, जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिलेगा। दूसरा सवाल था ये। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। सवाल साफ कर रहा हूं मैं, उतार लीजिएगा कॉपी के अंदर ध्यान से। दो प्रतिशत वेट बाय वॉल्यूम NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। यानी 2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो आपको जो पूछा गया, एक तो पूछा गया सबसे पहले आपको वेट बाय वॉल्यूम पूछी गई है। वेट बाय जो वॉल्यूम के बारे में पूछना, वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, विलेय की ग्राम में मात्रा या विलेय का भार अपोन विलियन का आयतन इंटू 100। अब आपको वेट बाय वॉल्यूम दी है, दो दी है सवाल के अंदर वेट बाय वॉल्यूम। विलेय की ग्राम में मात्रा आपको पूछी गई है, विलेय की ग्राम में मात्रा आपको क्या है पूछी गई, यानी W पूछी गई है विलेय की ग्राम में मात्रा। और विलियन का जो आयतन कितना दिया गया है 500 ml दिया गया है, इंटू आपको क्या दिया गया है 100। क्या करें आप 2 0 से 2 0 काट दें, इसको इधर ले जाएं तो W आ जाएगी 10 ग्राम, 5 गुणा 10 ग्राम आ जाएगा। ये रहा आपका तीसरा सवाल। चौथे सवाल को ध्यान से देखिएगा। चौथे सवाल पूछता है 4 नंबर सवाल, 200 mg CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड 2 किलोग्राम
कठोर जल में उपस्थित है तो विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात करो। सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आपको ppm का सूत्र आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ppm का फॉर्मूला आना चाहिए। ऊपर वाला भी साफ कर लेता हूं मैं। ppm इज इक्वल टू होता है, ppm इज इक्वल टू होता है विलय का भार अपोन विलयन का भार इंटू 10 की पावर 6। 200 मिलीग्राम CaCl2 है। अब मिलीग्राम दिया है, इधर किलोग्राम दिया है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। जैसे विलय का भार दिया गया है 200 मिलीग्राम। क्या दिया गया है? 200 मिलीग्राम। इसको ग्राम में यदि कन्वर्ट करें, क्या किया जाए, इसको ग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो इसको 100 से अपन क्या कर दें, भाग दे दें, तो उत्तर आ जाएगा इसका 2 ग्राम। कितना आ जाएगा? 2 ग्राम। ये सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब 2 किलोग्राम कठोर जल में, 2 किलोग्राम कठोर जल में उपस्थित है। कठोर जल जो विलयन का भार दिया गया है, विलयन का भार दिया गया है 2 kg, और kg को ग्राम में क्या करना है, अपने को कन्वर्ट करना है, तो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि 1000 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई? ग्राम में कन्वर्ट हो गई। बाकी सवाल में दिया है विलय कितना दिया है? 2। ये दिया है 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6। इसको यदि आप सॉल्व करते हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो रह जाएगा 10 की पावर 3। कितना रह जाएगा? 10 की पावर 3, यानी 10 की पावर 3 ppm इसका आंसर आएगा। बड़ा आसान है, ऊपर ले जाओगे 3 को तो ये माइनस हो जाएगा, 6 प्लस की है तो बच जाएंगे 3 प्लस की, 10 की पावर 3 ppm रह जाएगी। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, नंबर 5 सवाल। पांचवें सवाल को देखोगे, 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा, यानी फ्लोराइड की मात्रा यानी विलय, विलय का भार दिया है 0.2 ग्राम। विलय कितना दिया है? 0.2 ग्राम। और 500 ग्राम टूथपेस्ट में, यानी विलयन का जो भार दिया गया है वो दिया गया है 500 ग्राम। कितना दिया है? तो ppm में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता क्या होगी, यानी ppm की वैल्यू पूछी गई आपको, तो वही फॉर्मूला ppm इज इक्वल टू होता है विलय का भार अपोन विलयन का भार इंटू 10 की पावर 6। विलय का भार दिया है 0.2 दिए फ्लोराइड ग्राम, फ्लोराइड की ग्राम में मात्रा इसकी दी है 500 ग्राम इंटू 10 की पावर 6। ग्राम से ऊपर यहाँ ग्राम थे, यहाँ भी क्या है ग्राम, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करें, इस पॉइंट को यहाँ से हटा दें, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको हटा दें, तो एक जीरो नीचे आ जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 5000 इंटू 10 की पावर 6। या इसको यूं लिखूं मैं, 5000 को 5 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर चली जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 2/5 इंटू 10 की पावर 3। 5, क्योंकि 3 माइनस में चली गई, कैंसिल हो गई, ये माइनस ये प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करते ही वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करना आप 0.4 इंटू 10 की पावर 3, या इसको और सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 4 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि ये पॉइंट टाइम है, देख वे कट जाएगा यहाँ से, और 4 इंटू 10 की पावर 2 ppm। तो आंसर मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 4 इंटू 10 की पावर 2 ppm। तो ये कुछ सवाल थे। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक आएगा वो आएगा हेनरी का
नियम। कौन सा आएगा? हेनरी का नियम। सवालों को ध्यान से देखो। अगला टॉपिक है हेनरी का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले परिभाषा देखते हैं। किसी निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित गैस की मात्रा स्मॉल एम समय पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यानी गैस की मात्रा स्मॉल एम और समय पर लगाया गया दाब पी है, तो समानुपातिक निशान को हटाते हैं तो कोई न कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट लगाया मैंने के एच, और के एच को कहते हैं हेनरी स्थिरांक। क्या बोलते हैं? हेनरी स्थिरांक। तो सीधी परिभाषा क्या है? किसी निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित गैस की मात्रा m समय पर लगाए गए दाब p के समानुपाती होती है। गैस की मात्रा जो m है, गैस की मात्रा जो m है, यानी गैस की मात्रा m को मोल प्रभाज के संदर्भ में, किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाए? गैस की मात्रा को मोल प्रभाज के संदर्भ में व्यक्त करें तो अपन कह सकते हैं कि जो गैस की विलेयता है, गैस की जो विलेयता है वो दाब के समानुपाती होती है। अपन जानते हैं कि जैसे जैसे गैस के ऊपर दाब बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विलेयता भी बढ़ती जाएगी। अब मैंने क्या कहा? मोल प्रभाज के संदर्भ में व्यक्त किया है, क्योंकि हम जो गैस घोल रहे हैं विलायक के अंदर उसकी कोई न कोई मात्रा घुल रही है। जैसे मान लो गैस जो घोल रहे हैं उसके 0.2 मोल हैं और जो अपने पास विलायक है उसके 0.8 हैं, तो दोनों का जो इक्वल है, जो योग है, वो तो एक ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ मात्रा गैस की है, कुछ मात्रा विलायक की है, इसीलिए अपन इसको मोल प्रभाज के संदर्भ में व्यक्त करते हैं। यदि मोल प्रभाज के संदर्भ में व्यक्त करें तो x समानुपाती क्या हो जाएगा? P, और x बराबर क्या आ जाएगा? KHP। KH मैंने बताया हेनरी स्थिरांक है। अब हेनरी के जो नियम की कुछ आवश्यक शर्तें दी गई है। शर्त क्या होनी चाहिए? कंडीशन क्या होनी चाहिए? हेनरी का नियम लागू कहाँ होना चाहिए? लागू होने के लिए शर्त क्या है? ताप अधिक कम न हो, ताप अधिक कम न हो। दूसरा, दाब कम न हो, मतलब ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरी है विलेय विलायक के साथ कोई क्रिया न करें, कोई क्रिया न करें, विलायक के साथ कोई क्रिया न करें, यानी विलय का न तो संयोजन हो और न ही वियोजन हो, नहीं संयोजन हो और न ही वियोजन हो। और एक चौथी शर्त और दे सकते हैं कि जो विलयन है हमारे पास वो तनु होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में तनु होना चाहिए, गैस कम मात्रा में घुलनी चाहिए। यदि इनके बीच में ग्राफ को ड्रॉ करें, ग्राफ बनाया जाए, तो आपको कुछ ग्राफ यूं नजर आता है जैसे एक तरफ मैंने m रखा या एक तरफ मैंने x रखा और दूसरी तरफ मैंने क्या रखा? p। तो ग्राफ जो होता है वो यहां से चलता है और एक सीधी लाइन आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे गैस की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इसे स्लोप कहते हैं, स्लोप, या जिसको ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढाल। और ये जो ढाल है वो क्या है? KH है, और ढाल इसका हमेशा पॉजिटिव रहता है। यही हेनरी का नियम है। तो कॉपी पे आराम से इसको उतार लीजिए। इसके जस्ट बाद ही टॉपिक आएगा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग से मतलब है कि हेनरी का नियम कहां कहां लागू होता है, हेनरी का नियम कहां कहां हम उपयोग कर सकते हैं। पहला जो उपयोग दिया गया है इसका अनुप्रयोग सोडा वाटर व
शीतल पेय में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए इसे अधिक ताप पर बंद किया जाता है। हमने हेनरी का नियम पीछे पढ़ा है। हमने क्या देखा है कि जैसे हम किसी सोडा वाटर वाली दुकान पे जाते हैं या किसी रेडी वाले के पास हम जाते हैं और हम बोलते हैं कि भैया हमें शिकंजी पीनी है, सोडा शिकंजी पीनी है, तो हमें क्या कहता है वो, उसके पास एक बोतल होती है। उस बोतल में आपने देखा होगा बीच में यहाँ एक कंची लगी होती है, गोलाकार गोली लगी होती है जिसको कंची बोल सकता हूं मैं, और इसके अंदर बीच में सोडा होता है। आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर जो सोडा होता है और जो गैस होती है उसको किस प्रकार से भरा जाता है, उस पर हेनरी का नियम कैसे लागू होता है? तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जैसे ये सोडा वाटर की बोतल है, इसके ऊपर यूं इसमें एक नोजल लगा होता है। मैंने एक नोजल लगा दिया इसके ऊपर। यहां प्रोसीजर बता रहा हूं, हेनरी के नियम को लागू हम कैसे कर सकते हैं सोडा वाटर की बोतल पर। इसी प्रकार से आप बड़ी मशीन होती है, दूसरा एक नोजल और लगा होता है, दूसरी एक बोतल और यूं मैंने लगा दी। एक दूसरी बोतल को और मैंने यूं लगा दिया, और भी आगे कई बोतल हो सकती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैंने पानी भर दिया। क्या भर दिया मैंने? इसमें पानी भर दिया, और यहां एक इसके ऊपर एक पंप लगा होता है जिसको तेजी से घुमाते हैं, और इस पंप का जो काम होता है वो दाब को क्रिएट करना होता है। दाब को क्रिएट करना होता है। यू पंप लगा होता है, इस पंप के पास यहीं एक मीटर लगा होता है, यू मीटर लगा होता है जो प्रेशर को मापता है। इसकी सुई बीच में यूं लगी दिखती है आपको, जो प्रेशर को मापता है। किसको मापता है? ये प्रेशर को मापता है। एक तरफ इसकी यूं एक सिलेंडर लगा होता है जिसकी सहायता से गैस आती है। यहाँ कोई गैस वाला सिलेंडर लगा होता है जहां से क्या आती है? गैस आती है। जैसी गैस वो भी कौन सी? CO2। पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, हेनरी का नियम और भी क्लियर हो जाएगा यहाँ। जैसे यहाँ क्या लगी, कौन सी गैस आ रही है? CO2। जैसे मैं यहाँ से CO2 को छोड़ता हूँ, CO2 गैस आएगी, इधर से तेजी से इस पंप को क्या करेंगे? घुमाएंगे, जिससे दाब क्या होगा? क्रिएट होगा। दाब क्रिएट होने से जो गैस है वो इस बोतल में आती जाएगी, और इस गैस जो पानी के अंदर घुलती जाएगी, इस बोतल में आती जाएगी और पानी के अंदर घुलती जाएगी। लेकिन कुछ मात्रा में जो गैस है उस पानी की सतह से यहाँ कुछ ऊपर आ जाती है। कुछ गैस यहाँ क्या आ जाती है? ऊपर घुलेगी, कुछ मात्रा में गैस क्या आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। ऊपर आने के बाद ये जो गैस है, ये जो गैस है, इस कंची भी, यहाँ जो कंची लगी थी इस पर क्या लगाएगी? दाब लगाएगी। क्या लगाएगी? दाब। तो कंची क्या होगी? तेजी से, जो कांच की छोटी गोली है इसके अंदर लगी है, वो तेजी से इसके ऊपर चली जाएगी और इस बोतल के अंदर फिट हो जाएगी। हमने क्या देखा? हमने क्या किया? दाब को क्रिएट किया, और ऊपर से क्या करी मैंने? गैस छोड़ी। तो दाब बढ़ाने से गैस तेजी से पानी के अंदर क्या हो रही है? घुल रही है। तेजी से पानी के अंदर क्या हो रही है? घुल रही है। और जैसे ही गैस कुछ ऊपर आई, ऊपर आने के बाद तेजी से ये दाब लगाती है और बोतल ऊपर से क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो हमने हेनरी के नियम में यही तो पढ़ा था कि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गैस की विलेयता भी बढ़ती जाएगी। जैसे हमें सोडा वाटर वाली जो बोतल है मिलती है उसको अपन क्या करते हैं? तेजी से खोलते हैं, तो उसमें तेज आवाज निकलती है, या ऊपर से उस गोली को, जैसे यहाँ बोतल है, यहाँ एक गोली लगी, इसको तेजी से दबाता है, और तेजी से दबाने के बाद यहाँ तेज आवाज निकलती है। तेज आवाज निकलने का जो मतलब क्या है? तेज आवाज निकलने का मतलब है कि जो गैस के ऊपर जो भरने से जब दाब लगाया गया था वो दाब एकदम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और गैस की विलेयता भी क्या होती है? कम हो जाती है। दूसरा हम कह सकते हैं, कई बार हम जो बोतल है उसको जब लेते हैं, सोडा वाटर की बोतल को यूं तेजी से हिलाते हैं, तेजी से हिलाते हैं और उसके ढक्कन को खोलते हैं, तो तेजी से उसमें झाग या गैस बाहर निकलती है।
तो इसका मीन्स भी क्या है, इसका मीन्स है कि ढक्कन जैसे ही अपने खोला तो खोलने से उसके अंदर जो दाब की मात्रा थी वो कम हो गई, यानी हेनरी का नियम उल्टा लगना शुरू हो गया। हम कह रहे हैं कि गैस पर दाब लगा रहे हैं, दाब की मात्रा बढ़ रही है, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर यदि दाब को कम किया जाए तो गैस की विलेयता भी क्या जाती है, कम हो जाती है। तो दोनों तरीकों से हेनरी के नियम को हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो ये हेनरी का नियम था। दूसरा, जिसको हेनरी के नियम में लिख सकते हैं, दूसरा जो अनुप्रयोग है, गहरे समुद्र में, ध्यान से पहले लाइनों को पढ़िए, गहरे समुद्र में सांस लेते हुए गोताखोर को, ध्यान से पढ़िएगा, लिख लीजिए कॉपी के ऊपर धीरे धीरे, गहरे समुद्र में सांस लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है, घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। अधिक बाहरी दाब के कारण सांस के साथ ली गई गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो दाब कम होने के कारण घुली हुई गैस बाहर निकलती है और N2 के बुलबुले बन जाते हैं जो कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसे चिकित्सक भाषा में बैंड्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे इसमें क्या बताया गया आपको कि जो गोताखोर है जब समुद्र में जाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये समुद्र है, ध्यान से समझिएगा, ये इसमें पानी है, ये हमारे भाई साहब गोताखोर है, मान लिए ये गोताखोर है, गोताखोर जो डुबकी लगाते हैं समुद्र के अंदर नीचे जाते हैं। इसके ऊपर एनवायरमेंटल का दाब है, वायुमंडलीय दाब ऊपर लग रहा है। जैसे ही गोताखोर भाई साहब नीचे जाएंगे, नीचे जा रहे हैं, इसके ऊपर वायुमंडल का दाब भी लग रहा है, और जैसे ही गोताखोर यहां से कहां गए, यहां आ गए, समुद्र के अंदर आ गए, तो वायुमंडलीय दाब के साथ पानी का दाब भी लगेगा, जल का दाब भी इसके अंदर लगेगा। जैसे जैसे दाब बढ़ता है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे जैसे दाब बढ़ता है, क्योंकि पानी का दाब भी लग रहा है और वायुमंडल का दाब भी लग रहा है, यानी प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है, दाब जो है वो बढ़ रहा है। दाब जब बढ़ेगा तो जब गोताखोर सांस लेगा तो सांस लेते समय वो जो वायुमंडलीय गैस है वो, उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, वो सांस के साथ नीचे जाएगी और दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है। तो हेनरी कहता है गैसों की विलेयता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, दाब बढ़ रहा है। तो नीचे नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो बहुत सारी जो गैसें, वायुमंडलीय गैसें, वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही गोताखोर नीचे चला गया, गोताखोर, अब गोताखोर क्या करता है, नीचे से ऊपर आता है, क्योंकि ये तो है नहीं समुद्र में रह जाएगा, वो समुद्र से बाहर तो उसको निकलना ही पड़ेगा। जैसे ही गोताखोर वापिस नीचे से ऊपर आता है, तो नीचे से जब ऊपर से नीचे जा रहे तो दाब बढ़ रहा था, तो नीचे से जब ऊपर आएंगे तो दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। हेनरी का नियम उल्टा काम करेगा, दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। और जब दाब में कमी आएगी तो गैस क्या करेगी, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो रुधिर है, खून है, उसको छोड़ना क्या करेगी, प्रारंभ करेगी। इस हिसाब से तो जो गैसें हैं वो फेफड़ों की सहायता से बाहर निकलनी चाहिए हिसाब से तो, लेकिन जो रुधिर में जो गैसें घुली हुई है वो गैसें धीरे धीरे जब बाहर निकलेगी, तो जैसे हमारी ये रुधिर कोशिकाएं हैं, यहां रुधिर है इसमें, तो जैसी गैसें बाहर निकलेगी तो इस रुधिर के बीच में जो रुधिर बह रहा है उसके मध्य यूं छोटे छोटे नाइट्रोजन गैस के क्या बन जाएंगे, बुलबुले। छोटे जैसे छोड़ेगी ना गैस, तो जैसे से बाहर निकलेगी तो नाइट्रोजन गैस के क्या बन जाएंगे, बुलबुले बन जाएंगे। यानी खून जब बहेगा उस खून के अंदर रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, रुकावट या अवरोध। ये जो बुलबुले हैं, ये जो बुलबुले बने हैं उसकी वजह से रुकावट आएगी, अवरोध उत्पन्न होगा, बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा, और कई बार तो क्या होता है कि जो ब्लड है वो तेजी से बाहर निकलने भी लग जाता है। इसको चिकित्सक भाषा में क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड्स। चिकित्सक भाषा में इसको बैंड्स बोलते हैं।
अब रही बात, ये तो हेनरी का नियम लागू हो गया इसके ऊपर। अब इससे सॉल्यूशन के लिए, इसका समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो गोताखोर है वो अपने पीछे जो सिलेंडर टंकी, जो गैस वाली टंकी रखता है, उसके अंदर 11.7% तो होती है हीलियम। टंकी में 11.7% क्या होती है? हीलियम। 56.2% होती है नाइट्रोजन और 32.1% होती है ऑक्सीजन। तो हीलियम मिलाने से ऐसा क्या हो गया? हीलियम जो गैस होती है उसकी ब्लड में, खून में घुलनशीलता बहुत ही कम होती है। ध्यान रखिएगा, ये जो हीलियम गैस होती है उसकी जो ब्लड है, खून है, उसके अंदर घुलनशीलता बहुत ही कम होती है। एक बात जल्दी से बाहर निकल जाएगी। दूसरी बात, जैसे ही हम हीलियम डालेंगे तो हीलियम डालने से नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है, जो गैस जा रही है बॉडी के अंदर, नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अवरोध उत्पन्न कौन कर रही थी? नाइट्रोजन। तो इसे कहते हैं तनु की गई हीलियम। यानी जो गैस हम ले रहे हैं वो हीलियम गैस नाइट्रोजन को क्या कर देगी? तनु कर देगी, यानी नाइट्रोजन की सांद्रता को कम कर देगी, जिससे अवरोध कम होगा, रुकावट कम आएगी, दर्द कम। ये नहीं कि दर्द बंद हो जाएगा, और भी इसके समाधान बहुत करने पड़ते हैं। तो कुछ मात्रा में इस अवरोध को, रुकावट को रोका जा सकता है। कौन सी गैस को? हीलियम गैस के साथ नाइट्रोजन को तनु करके। तो ये था हमारा दूसरा अनुप्रयोग। और तीसरा अनुप्रयोग है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर। जो अधिक ऊंचाई वाले स्थान होते हैं, जैसे मैं इसको समझाता हूं, जो आरोहक होते हैं, ये मान लो अधिक ऊंचाई वाले स्थान जैसे पहाड़ है, जो अपने आरोहक होते हैं, सैलानी होते हैं, घूमने वाले लोग होते हैं, वो अधिक ऊंचाइयों वाले स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं। ये मान लिया हमारा वायुमंडल है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, अपन जानते हैं कि वायुमंडल कम हो रहा है। वायुमंडल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और वायुमंडल कम होगा तो वायुमंडलीय दाब भी क्या होगा? कम होगा। जैसे ही आरोहक, मान लो ये आरोहक था, नीचे था, और यहां आ गया, नीचे से कहां आ गया? इसके ऊपर आ गया। पहले नीचे था, नीचे से कहां आ गया? पहाड़ों पर आ गया, ऊंचाई वाले स्थानों पर आ गया। ऊंचाई वाले स्थानों पर जो आंशिक दाब है, जो वायुमंडलीय दाब है, वो कम होता है। तो हेनरी कहता है कि जब वायुमंडलीय दाब कम होगा, आंशिक दाब कम होगा, तो गैस की जो विलेयता है वो भी कम होगी। यानी जो आरोह को ऊपर चढ़ेंगे तब गैस की जो विलेयता है बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी में कम जाएगी, क्योंकि वायुमंडलीय दाब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और जब ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी के अंदर कम जाती है, तो कम जाने की वजह से जो आरोहक है उनकी जो सोचने की शक्ति है, यानी वो कम सोचने लगते हैं, ठीक है, और ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। इसको चिकित्सक भाषा में एनोक्सिया कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चिकित्सक भाषा में एनोक्सिया। चिकित्सक भाषा में क्या कहते हैं? इसको एनोक्सिया। ध्यान से देखना, एनोक्सिया कहते हैं। चिकित्सक भाषा में क्या कहते हैं? इसको एनोक्सिया कहते हैं। यानी जो ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी के अंदर कम जाती है ऊंचाई वाले स्थानों पर, जिससे वो ज्यादा सोच नहीं पाते हैं, उनकी जो बुद्धि है वो कम हो जाती है। इसको चिकित्सक भाषा में एनोक्सिया कहते हैं। तो ये जो 3 अनुप्रयोग थे हेनरी के नियम के। अगला जो नया टॉपिक आएगा वो राउट के नियम आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।